नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। जम्मू के कटरा में एक नया शंकराचार्य मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर को कश्मीर में मौजूद शंकराचार्य मंदिर की तर्ज पर ही तैयार किया जा रहा है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है कटरा में बन रहा भव्य शंकराचार्य मंदिर। आपको बता दें कि इस मंदिर के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जमीनें दान की है, जिसके बाद मंदिर निर्माण का फैसला श्राइन बोर्ड ने किया है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्के सुष्ठुवागुंसस्तनो बृवेशेमहि देवहितं जदायुः। हरिः ओं मं गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम स्वाहा। श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने एक सौगात दी है। यहाँ अब कटरा के पवित्र नगर में एक भव्य श्री शंकराचार्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में बहुप्रतीक्षित श्री शंकराचार्य मंदिर की आधारशिला रखी है। शंकराचार्य मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों से सटी पहाड़ी पर बनेगा और इस मंदिर को बनाने में कुल 31.51 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंदिर बनाने का पूरा खर्च श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करेगा। श्रीनगर की तर्ज पर कटरा में भी शंकराचार्य मंदिर का निर्माण होगा। बहुत अच्छी खबर है। अब जो माता के भक्त हैं, जो देश भर से दर्शनों के लिए कटरा पहुंचते हैं, वो अब न केवल माता के दर्शन कर पाएंगे बल्कि यहाँ पर वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शंकराचार्य जी का एक बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। जिस प्रकार से श्रीनगर में एक पहाड़ी की चोटी पर वहाँ पर एक शंकराचार्य जी का ऐतिहासिक मंदिर है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी कटरा में अब एक बड़ा मंदिर बन रहा है शंकराचार्य जी का, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आएंगे। कटरा में श्री शंकराचार्य मंदिर के निर्माण का विचार सर्वप्रथम 1967 में आया था, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते निर्माण कार्य बाधित होता रहा। लेकिन 2025 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय भूस्वामियों के बीच कटरा के हंसाली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे यहाँ मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। इस मंदिर के लिए स्थानीय लोग दुकानों और गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़क के लिए 41 कनाल भूमि दान करेंगे। कि कटरा शहर है और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो मंदिर जहाँ बनने जा रहा है कितनी ऊंचाई पर है। तो कटरा शहर से यहाँ पहुँचने तक के लिए अभी गाड़ियों के आने जाने के लिए जो है सही सड़क नहीं है, इसीलिए इस सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। और इस पूरे परियोजना की जो लागत है वो 31.51 करोड़ रुपए है, यानी कि 31 करोड़ और 51 लाख रुपए की ये जो परियोजना है। इसमें जो मार्ग है वो चौड़ा होगा, साथ ही में यहाँ पर शौचालय बनेंगे, पानी पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, मंदिर तो बनेगा ही, और साथ ही में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ज़मीन जो है भूमि दी है इस मंदिर के लिए, 41 कनाल भूमि दी है, उनके लिए यहाँ पर 50 दुकानें बनेंगी। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले भक्त श्री शंकराचार्य मंदिर भी आएंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक गति उत्पन्न होगी। इस आगमन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय उद्यमों को मजबूती मिलेगी और समग्र क्षेत्रीय विकास में नई ऊर्जा का संचार होगा। पहले तो ये बंद हो गया था किसी काम से, तो अभी फिर से ये लगा। आज एलजी साहब आए थे तो उन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया, तो आज हम बहुत खुश हैं। तो हमारे इससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और स्टेबल पूरे कटरा को इससे फायदा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वहाँ से देखते थे ये मंदिर अधूरा दिखता था, तो हम सोचते थे कौन सा मंदिर है, बचपन से देखते आ रहे हैं। जो यहीं के रहने वाले कटरा जी, तो फिर अभी जाके अभी लग रहा है सपना पूरा हो जाएगा, इसे कंप्लीट होता देखेंगे हम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर ऐलान किया कि श्राइन बोर्ड मंदिर परिसर के भीतर 50 व्यावसायिक दुकानों का भी निर्माण करेगा, जो पवित्र कार्य के लिए भूमि दान करने वाले भूस्वामियों को आवंटित की जाएगी। अब श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और गांव के नागरिकों ने मिलकर के तय किया है कि शंकराचार्य जी का भव्य मंदिर बनेगा और गांव की एक कुल देवता है उनका मंदिर का निर्माण भी होगा। सड़क का निर्माण और स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी आजीविका हेतु
50 दुकानों का निर्माण ये श्राइन बोर्ड करेगा। एक विचार और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये भूमिका मंदिर है, इसकी भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसे भी करा दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में श्री शंकराचार्य मंदिर लाखों भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। यह भारत की शाश्वत संस्कृति, सामूहिक आस्था, दृढ़ता और गहन आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक बनेगा, जिसके दर्शन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। सुनील जी भट्ट, कटरा, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली में चल रहे एआई समिट के चौथे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम पहुंचे और यहां पर उन्होंने दुनिया को मानव का मंत्र दिया। आज के कार्यक्रम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई का मतलब सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि मानवता की सेवा होना चाहिए। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है एआई समिट में मोदी ने दिया मानव का मंत्र। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट में भारत के एआई विजन को पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में मानव विजन फॉर एआई का जिक्र किया, जो भारत की एआई नीति का एक नया और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोई अलग कानून या स्कीम नहीं है, बल्कि भारत के एआई विकास का एक मूलभूत दृष्टिकोण है, जिसे सरकार मानव केंद्रित एआई कह रही है। मानव एक संक्षिप्त रूप है जो हिंदी शब्द मानव से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एआई का विकास और इस्तेमाल पूरी तरह से मानव यानी कि इंसान के हित, सुरक्षा और सम्मान को केंद्र में रखकर होना चाहिए। सरकार इसे स्वतंत्र एआई का हिस्सा मानती है, लेकिन मानव का फोकस और भी महत्वपूर्ण है। ये एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसान की भलाई का माध्यम बनाना चाहता है। न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। अब चिड़िया की चिचहाट की आवाज हर किसी को सुनने को नहीं मिलती और ना ही फुदकती हुई चिड़िया किसी आंगन में नजर आती है। इसका कारण ये है कि गौरैया अब मौसम की मार से और प्रकृति के बदलाव से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन राजगढ़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गौरैया को वापस अपने आंगन तक लाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है, और वो है विलुप्त होती गौरैया को बचाने की मुहिम। विलुप्त की कगार पर पहुंचे गौरैया को वापस लाने के लिए राजगढ़ में कुछ लोग गौरैया के घोंसलों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये घोंसले प्लाई से बने हैं और उन घोंसलों को मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा के समाजसेवी रितेश अग्रवाल बांट रहे हैं। रितेश अग्रवाल ने 3000 से ज्यादा घोंसले बनाए हैं और वो उन घोंसलों को लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। सुंदर प्लाई से तैयार आशियाने में गर्मी से गौरैया को राहत मिलेगी, साथ ही 3-4 महीने तक महफूज रह सकेगी। गौरैयाएं जो कि गर्मी में परेशान होती थी, उन्हें इन घोंसलों से काफी फायदा मिलेगा और वो गर्मी से बचने के लिए इन आशियानों का रुख कर सकेंगे। गौरैया हमारी टावरों से और इलेक्ट्रिक और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शनों के होने के कारण गौरैया समाप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। उसको बचाने के लिए हमने एक संकल्प लिया। राजगढ़ जिला अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में हम गौरैयों को आशियाना बांटेंगे, गौरैयों का आशियाना बनाएं।
इसी कड़ी में हमने 3100 आशियाने गौरैया के बनाए, जो कि ये सारे रखे हुए हैं। कई सारे बढ़ गए, अभी पूरे राजगढ़ जिले में इसके आशियानों को बांटा जाएगा। ये कहना चाहता हूँ, आज के जो समय चल रहा है उसमें इंसान अपने लिए जी रहा है। ये बेजुबान जो पक्षी है, जो दर दर भटक रहे हैं आजकल, कहीं ना कहीं इनको कहीं पे भी एक अच्छा रहने के लिए कुछ भी पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। तो रितेश भैया द्वारा जो अग्रवाल समाज के द्वारा एक पक्षियों के लिए एक नई पहल जो की है, उस पहल के लिए मैं सभी समाजवासियों का धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुनी मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खाटू श्याम मंदिर समिति के अनुसार इस बार मेले में कुछ विशेष रंग दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर दुरुस्त व्यवस्था होने का भरोसा दिया गया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है, और वो है फाल्गुनी मेले के लिए खाटू श्याम का भव्य श्रृंगार। आपको बता दें कि खाटू श्याम मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ आने वाले लाखों भक्तों को बाबा श्याम के साथ मंदिर में सभी भगवानों की छवि नजर आएगी। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आए 50 से ज्यादा कारीगर मंदिर सजाने के काम में जुटे हुए हैं। खाटू श्याम को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। पूरे खाटू नगरी में भक्तिमय माहौल है और जैसे जैसे फाल्गुनी मेला नजदीक आ रहा है, बाबा के धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर ओर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज हर दिशा में सुनाई दे रही है। राजस्थान की पावन धरा पर बसे खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुनी मेले की तैयारियां अपने चरम पर है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में लगने वाला ये मेला आस्था और विश्वास का महासंगम है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर पर हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। इस बार मेले को लेकर मंदिर में भक्तों को बाबा श्याम के साथ सभी भगवानों के दर्शन होंगे, जिसके लिए उनकी छवि तैयार की जा रही है। साथ ही प्रतिदिन बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा, जिसके लिए देश विदेश से फूल मंगवाए जा रहे हैं। के फूल इनमें लगेंगे, कहाँ से आते हैं वो? ये विदेश में आते हैं, विदेश से आते हैं, देश से आते हैं। तो जो रियल वाला फूल है विदेश से ज्यादा आते हैं। तुम विदेश में कहाँ के फूल आते हैं? वो यूएस से और बाहर से ही, बाहर कंट्री से ही ज्यादा आते हैं। 21 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस फाल्गुनी मेले में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटी है। 450 के करीब सीसीटीवी होंगे, जिसमें पूरा एंटायर टाउन और मेला परिसर अंडर सर्विलांस होगा। हर जगह कैमरे होंगे, एंट्री एग्जिट पे कैमरे होंगे, पार्किंग्स पे कैमरे होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जो अंडर सर्विलांस नहीं होगी। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और उनकी सुरक्षित यात्रा, ये हमारी प्रायोरिटी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। तो वहीं मंदिर प्रशासन भी फाल्गुनी मेले की तैयारी में जुटा हुआ है। एक्स्ट्रा सर्विस लाइन लगाई है और हमने और मेडिकल कैंप्स और प्लस खाने पीने जैसे बिस्किट, टॉफ़ीज़ और जो भी मेडिकल कैंप्स होते हैं वो हमने प्रोवाइड करे। वो हमने चारण में भी एज करें, चारण में हमने ज़्यादा करें क्योंकि उसमें सर्विस लाइन जो है वो 2 फ्री हैं, तो उसके लिए हमने पहले करी है। उसके बाद 40 फीट आती है, 40 फीट के बाद मंदिर 50 फीट आता है। उसके बाद वहाँ पर बाबा का श्रृंगार वहाँ स्टार्ट होगा और पूरा मंदिर के एग्जिट तक श्रृंगार रहेगा बाबा का। वहाँ से एंट्री, फिर मंदिर के अंदर बाबा का भव्य श्रृंगार है। इस बार सब श्रृंगार की ये है कि हर जगह से फूल मंगाए जा रहे हैं, कलकत्ता और बेंगलोर से। प्लस ये है कि हमारा इस बार सारे भगवानों को आशीर्वाद देने के रूप में ही हम पूरा थीम रखी हुई है हमारी। खाटू श्याम में हर साल फाल्गुनी मेले में अपार आस्था देखने के लिए मिलती है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कोई पैदल यात्रा कर तो कोई निशान लेकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आता है, और मेले में आने वाला हर भक्त अपने दुख दर्द भूलकर श्याम रंग में रंग जाता है। सीकर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वाराणसी में गंगा नदी में नाव वालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए वाराणसी प्रशासन ने नौका संचालन का नया रूट तैयार किया है, जिसके तहत अब नौका संचालन के लिए आने जाने का मार्ग अलग अलग कर दिया गया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है, और वो है गंगा में नौका संचालन के लिए बना नया रूट प्लान।
अब राजघाट से अस्सी घाट जाने के लिए पक्के घाट के किनारे से होते हुए और वाराणसी के लिए उस पार से होते हुए वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब गंगा में बीचों बीच नाव वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, अब से नाव पर बैठी सभी सवारियों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य कर दिया गया है। मोक्षदायिनी, पापनाशिनी, जन जन की जीवन रेखा। यह वह गंगा नदी है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और लंबी नदी मानी जाती है। खासतौर से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और भी ज्यादा माना जाता है। और यह भी मान्यता है कि यहाँ गंगा के 88 घाटों पर स्नान से आत्मा पवित्र हो जाती है, साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इसलिए वाराणसी में गंगा स्नान का तो खास महत्व है ही। हर शाम यहाँ दशाश्वमेध और अन्य घाटों पर गंगा मैया की विशेष आरती भी की जाती है। वहीं यहाँ गंगा नदी की सुंदर जलधारा पर नौका विहार भी बहुत पसंद किया जाता है। लिहाजा इस नदी में अब छोटी बड़ी नावों से लेकर क्रूज तक चलाए जा रहे हैं। हालांकि इन दिनों यहाँ गंगा में बढ़ती नावों की संख्या को देखते हुए हादसों पर नियंत्रण के लिए खास उपाय किए गए हैं और नावों के संचालन के लिए नया रूट प्लान बना दिया गया है। जो ओवर स्पीडिंग या टकराहट है इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए एक प्रॉपर रूट डिसाइड किया गया है। जो आने और जाने का रूट है वो अलग अलग बनाया गया है ताकि इस प्रकार की जो आपस में टक्कर होने की संभावना है उसको अवॉइड किया जा सके। पुलिस की ओर से बनाए गए नए रूट प्लान के अनुसार अब गंगा नदी में आने जाने के लिए अलग अलग रूट से नावें चलेंगी। इसके तहत अब राजघाट से 80 घाट जाने के लिए पक्के घाट के किनारे से होते हुए तो 80 घाट वापसी के लिए उस पार से होते हुए वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब गंगा नदी के बीचों बीच नाव चलाने के लिए नाव चालकों की मनमानी नहीं चल सकेगी और बीच नदी में नावों की टक्कर की घटनाओं पर लगाम लगेगी। इतना ही नहीं, नावों पर सवारियों की सुरक्षा के लिए तय नियमों का भी पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इस क्रम में सभी नाविकों से कहा गया कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको 100% लाइफ जैकेट पहनाएं। जो रूट डिसाइड है उसका वो कंप्लायंस करें। साथ साथ में जो प्रदूषण जिन नावों की वजह से फैल रहा है उन पर भी नाविक बंधु चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने में सहयोग करें। इसके साथ साथ में जो नाव के जो घाट के उस पार जो रेता वाली साइड है वहाँ पे जो घुड़सवारी या अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं उनका भी वेरिफिकेशन कराने पर एक बात चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका मकसद यही है कि वाराणसी आने वाले सैलानी और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से गंगा में शानदार सैर का आनंद उठा सके और किसी को किसी तरह की परेशानी न हो। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में लंबे समय के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में मौजूद 83 पर्वत श्रृंखलाओं में पर्वतारोहण खोल दिया गया है, जिससे अब एक बार फिर उत्तराखंड में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला यानी कि छठा गुड न्यूज है। 83 पर्वतों पर ट्रैकिंग के रास्ते खुले। उत्तराखंड में अब मां नंदा के नाम खड़ी पवित्र और दूसरी सबसे ऊंची नंदा देवी चोटी का रास्ता करीब 43 सालों के बाद साहसिक गतिविधियों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही देसी विदेशी पर्वतारोही की पसंदीदा और साल भर बर्फ से ढकी 83 चोटियों को भी एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। करीब 7,817 मीटर ऊंची नंदा देवी चोटी और आसपास के क्षेत्र को इसकी पवित्रता और बहुमूल्य इकोसिस्टम को देखते हुए साल 1983 में भारत सरकार ने नंदा देवी को नेशनल पार्क घोषित कर दिया, जिसके बाद साल 1988 में राज्य की इस दूसरे सबसे बड़ी चोटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। अब क्योंकि उत्तराखंड पहले से धार्मिक पर्यटन केंद्र रहा है, ऐसे में एक्सपेडिशन एडवेंचर सेंटर के रूप में नंदा देवी जैसे राज्य की कई और महत्वपूर्ण चोटियों को देसी विदेशी पर्यटकों से गुलजार करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। ऐसे में 2026-27 के केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए मुख्य घोषणा इसी पहलू पर हुई। इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स यानी
पर्यावरण के अनुकूल पहाड़ी ट्रैकिंग पथ को विकसित करने की कवायद शुरू की गई है, जिसके तहत बीते 3 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और वन विभाग की साझेदारी में गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय की 83 प्रमुख चोटियां पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह से खोलने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की ये ऊंची पर्वत चोटियां अब पर्वतारोहण यानी कि एक्सपेडिशन के लिए खोल दी गई हैं, जिसे भारतीय पर्वतारोहण महासंघ यानी कि IMF के साथ मिलकर सुरक्षित और पर्यावरण को बनाए रखते हुए चलाया जाएगा। फरवरी के महीने में सर्द मौसम ने एक बार फिर से वापसी कर ली है। हिमालय क्षेत्र में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया। ऐसे में विंटर कार्निवल सैलानियों के रोमांच को और बढ़ा रहा है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, पहाड़ी राज्यों में वापस लौटा हिम युग। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ी चोटियां एक बार फिर से सफेद चादर में ढक गई हैं। बर्फबारी के बाद जहां एक और जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं पर्यटन को नया जीवन मिल गया है। बर्फबारी के बीच आयोजित हो रहे विंटर कार्निवल सैलानियों के उत्साह को दुगुना कर रहे हैं। घाटी की वादियां सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इन्हें महसूस भी किया जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़, सेबों के बाग और दूर तक फैली हरियाली हर दिल को सुकून देती है। और जब खूबसूरत वादियों में स्नो फेस्टिवल का आयोजन होता है, तो इन वादियों में रोमांच और संस्कृति का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सैलानियों के लिए ही बर्फीले पहाड़ों पर विंटर कार्निवल का भी आयोजन किया गया है, जहां संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की खूबसूरती देखने के लिए मिल रही है, जिससे सैलानियों को तो कश्मीर की संस्कृति देखने के लिए मिल ही रही है, साथ ही ये विंटर कार्निवल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। इस बार हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को ओपन करके एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम कराने की कोशिश की है, सो दैट हम दुबजन को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे अच्छे से प्रमोट कर सके और ये इवेंट जो है हम हर साल कर सके, जिससे कि यहाँ के लोकल इकोनॉमी को, यहाँ के लोगों को, यहाँ का लोकल जो हमारा कल्चर है, यहाँ के जो क्यूजिन्स वगैरह हैं, यहाँ पे हमारे जितना भी लोग यहाँ पे जो इवेंट्स वगैरह में हम करते हैं यहाँ पे, तो वो इनको एक प्लेटफॉर्म पे देखने का मौका मिले। प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों को अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए एक मंच दिया जा रहा है, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को घाटी में बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही इन आयोजनों के जरिए स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अब सीधे सैलानियों तक पहुंच रही हैं। पिछले साल भी बड़ा अच्छा माहौल बनाया था, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और बहुत सारे कल्चर भी यहाँ पे प्रमोट हुए, जैसे कि गुज्जर कल्चर, कश्मीरी कल्चर, बहुत सारे कल्चर भी यहाँ पे जो है प्रमोट हुए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और J&K टूरिज्म ने। मेरी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है कि हमारे शोपियान में सिर्फ एक दुबजन जो है वो टूरिज्म के लिए एक जगह नहीं, बल्कि हमारे केलर में भी शुक्रू आती है, गाडरा आती है। केवल शोपियां ही नहीं, घाटी की ज्यादातर पहाड़ियां सफेद बर्फ से ढकी है, जिसे अपनी यादों में बसाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ये खूबसूरत नजारा जम्मू कश्मीर के डोडा हिल स्टेशन का है, जहां बर्फ से ढकी जमीन के बीच से दरिया बह रहा है। यहाँ का हर एक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, फिर वो पुल हो, पेड़ या फिर बर्फ से लदी वादियों में घुमावदार सड़कें। इसी तरह की साधना में बद्रीनाथ के पहाड़ भी लीन हैं। बद्रीनाथ धाम के पहाड़ भी सफेद चादर ओढ़े खड़े हैं। बर्फ से ढकी वादियों में हर तरफ खामोशी छाई है, जो परमात्मा की मौजूदगी का एहसास करवाती है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है और जबरदस्त ठंड का आलम है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालांकि अब गर्मियों में कपाट खोलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में यहाँ कपाट खोलने से जुड़ी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और फिर से पहले जैसी चहल पहल दिखेगी। कुल मिलाकर सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी ये मौसम उम्मीदों की बहार लेकर आया है। चमोली से कमल नयन सेलोडी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।